सभी दर्शकों को नमस्कार। विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्पाइनल कॉर्ड सोसाइटी यानी कि ISCOS द्वारा हर साल यह दिवस जागरूकता अभियान के अंतर्गत मनाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा, इसका मुख्य उद्देश्य है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यानी कि रीढ़ की हड्डी की चोट की संभाव अलग अलग संभावनाएं, उनके अलग अलग उपचार, इसके बारे में समाज में जागरूकता फैलाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी के उपलक्ष्य में इंडियन एसोसिएशन रिहैबिलिटेशन यानी कि IAPMR एक वेबिनार सीरीज जारी कर रहा है, जिसके अंतर्गत हम विविध विशेषज्ञों से परामर्श करेंगे, उनसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिहैबिलिटेशन के बारे में अलग अलग जो संभावित उपचार है, उनके अलग अलग विषयों के बारे में एक्सपर्ट टॉक यानी कि विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रोफेसर यू सिंह सर। मैं थोड़ा सा यू सिंह सर का परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर प्रोफेसर उपेंद्र पाल सिंह सर, एक एक्स प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर एम्स दिल्ली से है। फिलहाल सर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, जयपुर राजस्थान में कार्यरत है। सर के पास 45 साल से भी ज्यादा का इस फील्ड में, स्पेशली रिहैबिलिटेशन यानी कि दिव्यांगों का पुनर्वास के फील्ड में अनुभव है। 150 से ज्यादा सर की अलग अलग रिसर्च पेपर एवं 15 के ऊपर से अलग अलग पुस्तकों में सर ने पाठ्यक्रम में अपना योगदान दिया है। तो मैं डॉक्टर प्रोफेसर यूसुफ सर का इस वेबिनार सीरीज में स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सर, आपने हमारे लिए समय निकाला है और हमारे दर्शकों के साथ अपने अनुभव, अपने एक्सपर्ट नॉलेज हम आप आज हमारे साथ हमारे दर्शकों के लिए शेयर करेंगे। इसके लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपको इस वेबिनार में आमंत्रित करते हुए मैं आपका इस आज का वेबिनार शुरू करना चाहता हूं। तो सर, प्लीज आपकी परमिशन से क्या मैं सवाल पूछना शुरू करूंगा सर? प्लीज शुरू कीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, जैसा कि हम देखते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स यानी कि रीढ़ की हड्डी की चोट जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें कई सारे पेशेंटों में लैट्रिन एवं बाथरूम का कंट्रोल नहीं होता है। तो सर, ये क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। लैट्रिन और बाथरूम का कंट्रोल क्यों चला जाता है? जी जी। जैसे कि हम जानते हैं कि जब रीढ़ की हड्डी के ऊपर किसी भी तरह की क्षति पहुंचती है तो अंदर उसके स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है, जो कि दिमाग से संदेशा लेकर डिफरेंट जगह पर, जैसे मांसपेशियों में, जोड़ों में, और हमारे पेट के और इधर उधर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें सप्लाई करती है। तो ब्लैडर और बॉवल, जो कि पेशाब का कंट्रोल और मल का कंट्रोल करता है, उसके भी अंदर नर्व्स का पूरा इस तरह से कुछ मैसेज ऊपर जाते हैं, कुछ मैसेज ऊपर से नीचे आते हैं। तो वो जब क्षति पहुंचती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो वो रुक जाता है कि पता नहीं चलता कि नीचे कितना मल पड़ा है, कितना ब्लैडर में भरा पड़ा है, या कब उसको खाली करना है। तो वो मैसेज क्योंकि आ जा नहीं रहे हैं तो बिल्कुल पता नहीं चलता है मरीज को, तो उसकी वजह से परेशानी होती है कि काम जो ऑटोमेटिक होता है और जो मरीज अपनी विल के साथ में करना चाहता है, दोनों की दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं। जी सर, यानी कि मस्तिष्क से जो कंट्रोल होता है लैट्रिन और बाथरूम का, वह जी चला जाता है। जी बिल्कुल। जी सर। सर, जैसा कि हम हमारे कॉमन प्रैक्टिस में देखते हैं, जैसे ही ये मरीज को पता चलता है कि मेरा लैट्रिन और बाथरूम का कंट्रोल नहीं है, सबसे पहला सवाल आता है कि डॉक्टर साहब, क्या मैं इससे ठीक हो सकता हूँ, क्या इसका कुछ उपाय है? तो हम्म। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो इस तरह के जब पेशेंट्स आपसे सवाल करते हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि क्या सच में इसका कुछ इलाज उपलब्ध है? देखिए, मेन चीज होती है कि क्षति पहुंची मरीज को अवगत कराना कि हुआ क्या है। सबसे पहले उसकी जी सर। अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि जब तक उसको समझ नहीं आएगी वो कुछ कर नहीं पाएगा। जैसे कभी हम कहते हैं इन्फेक्शन हुआ, दवा दे दी, एंटीबायोटिक्स दे दिए, ठीक हो गया। इसके अंदर दवा दे के या कुछ करने से अचानक ठीक नहीं होता है। क्षति जो पहुंची है वो नेचुरल तरीके से ही अंदर से उसका फायदा होना या नहीं होना, आगे बढ़ा, ठीक होना या नहीं होना, वो भगवान के हाथ में होता है। कितनी क्षति पहुंची है, थोड़ी है। कुछ मरीज जो हैं उनके साथ में कुछ नर्व्स के कनेक्शन दोबारा बन जाते हैं तो वो दोबारा से कचल जाता है काम। जिनके साथ में नहीं हो पाता, अंदर से हमें मालूम नहीं कितना कटा है, क्योंकि आमतौर से क्या है, जैसे चमड़ी कट जाए,
चमड़ी कटे तो हम उसको पट्टी लगा दें कि इन्फेक्शन ना हो, गंदगी ना पड़े, और जो यदि मांसपेशी जैसे स्किन दूर हो गई है तो उसको स्टिच लगा के क्लोज कर देते हैं। हीलिंग तो नेचुरल होती है, मगर नर्स के साथ में अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि उनको हम जोड़ के इस तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं, दवा से उनको जोड़ नहीं सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि वो पूरा का पूरा ठीक हो। कितनी क्षति हुई है उसके हिसाब से कुछ चीज बच जाएगी, कुछ चीजों के नर्स के ऊपर दबाव होता है, वो हट जाए तो वो इम्प्रूव हो जाता है। किस आदमी में कितना होगा वो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। थोड़ी सी प्रिडिक्शन जरूर कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, मगर वो समय के साथ में चेंज होता है। तो हम ये नहीं कहते कि ये ठीक हो जाए, परंतु काफी सारे उपाय ऐसे हैं जिनके साथ में मरीज को उसके वापस काम पर लाने के लिए, उसका कंट्रोल करने के लिए, यानी ये नहीं कि नेचुरल कंट्रोल हो जाए, मगर उसके साथ में हम कैसे व्यवहार करें वो ठीक हो के अपने काम पर वापस जा सके बिना बदबू के। जी सर, जी सर। यानी क्यूरेटिव 100% क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम्म। अलग तरह से पुनर्वास इलाज से हम इसे काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी सर, शुक्रिया सर। सो मेरा अगला सवाल ये रहेगा सर कि जब जिनको ब्लैडर बाउल इनकॉन्टिनेंस यानी कि लैट्रिन नहीं हो पा रही है, स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज पेशेंट में, तो रोजमर्रा के जीवन में उनकी जो जीवन की गुणवत्ता है उसके ऊपर किस तरह से असर पड़ता है? देखिए, जैसे मैं एक आदमी के काम के बारे में कहूं कि सुबह उठा और जाके बाथरूम में मल मूत्र दोनों काम करके वापस आता है, निवृत्त हो जाता है, नहा धो लेता है और काम के लिए तैयार होता है, ये हमें बड़ा नेचुरल सा लगता है। मगर जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है उसको मालूम नहीं पड़ता कि अंदर पेशाब है, नहीं है, और यदि है तो कैसे निकलेगा, या बार बार निकलता ही रहता है। वही हालत होता है कि उसके बॉवल के लिए भी। तो आदमी यदि उसको मालूम ही नहीं कि उसका पेशाब कब निकल जाएगा तो वो बाहर जाने के लिए हिचकिचाएगा, दूसरा उसमें बदबू आएगी। जब ये सब काम होगा तो आदमी बाहर निकलने के और काम करने के काबिलियत अपनी थोड़ी सी खो देता है। और दूसरी बात क्या है कि यदि उसके पेशाब बीच में निकल रहा है, टपक रहा है, बदबू के अलावा उसके कपड़े गीले हो रहे हैं, वो किसी को प्रेजेंटेबल नहीं होगा। दूसरी बात है कि वो चमड़ी के ऊपर जब जाएगा तो वो नरम हो जाती है चमड़ी, और वहां पर जख्म होने का, इन्फेक्शन होने का, प्रेशर सोर होने का भी चांस रहता है। तो ये काफी मुश्किल होती है कि वो चाहे क्षमता उसकी पाँव की वापस भी आ जाए या किसी तरीके से रिहेबिलिटेशन से हम चला भी दें, पेशाब का कंट्रोल, बॉवल का कंट्रोल यदि सही नहीं है तो वो काम करने की काबिलियत बिल्कुल ही खो देता है, मानसिक रूप से भी, फिजिकल रूप से भी। शुक्रिया सर, आपने एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हमारे दर्शकों के बताए। सर, जब इस तरह के मरीज हमारे पास रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास इलाज के लिए आते हैं, तो सबसे पहले हम ऐसे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास इलाज शुरू करने के पहले कौन से सामान्यतः परीक्षण किए जाते हैं? जैसे पेशेंट आता है सबसे पहला काम तो उससे हिस्ट्री लेके उसको बातचीत करके करना। दूसरी बात होती है कि सबसे सिंपल चीजें जैसे कि पेशाब का जांच, जैसे कि रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कल्चर सेंसिटिविटी, उसके साथ में उसके खून की जांच जैसे कि हीमोग्लोबिन कितना है और उसके किडनी के फंक्शंस कैसे हैं, वो सारी ब्लड की जांच करते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करते हैं कि उसके अंदर किडनी का साइज कैसा है, यूरेटर का साइज कैसा है, ब्लैडर कैसा है, उनके अंदर कोई पथरी तो नहीं बन रही है। तो ये सब जांचें जरूरी होती हैं। और आगे बढ़े तो उसमें ये देखना कि कितने प्रेशर्स हैं, यूरोडायनेमिक स्टडी भी है। और उसके अलावा जैसे हमारा इंट्रावेनस पाइलोग्राफी है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, डिपेंडिंग अपॉन क्या तकलीफ है उसके हिसाब से। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यूरिन, ब्लड और अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। जी सर, जी सर। मतलब आपका कहना यह है कि, जैसे जिस तरह से मरीज होगा, जिस तरह से उनका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगा, दिक्कतें होंगी, उनके हिसाब से अलग अलग परीक्षण किए जाएंगे। जी। उसके बाद हम इलाज निर्धारित करेंगे। जी बिल्कुल। जी सर। तो जैसा कि सर आपने शुरुआत में कहा कि 100% तो ठीक, लेकिन हम अलग तरीके से इसका ब्लैडर एंड बाउल रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं। तो जी सर जी। हमारे दर्शकों को आप बताएं एग्जैक्टली ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। हमने जांचें कर ली, हमें पता चल गया क्लिनिकल कंडीशन, तो क्या हम कौन सी पुनर्वास इलाज के तरीकों अवगत कराएं, ताकि ये जो जैसा कि आपने शुरुआत में कहा इनकॉन्टिनेंस ना हो, दिन भर में लीक ना हो, तो कौन से
इलाज उपलब्ध है आज के तारीख देखिए, ये समझना जरूरी है कि जब भी मरीज आता है तो उसमें हर एक मरीज अलग होता है। पहली बात तो ये है कि उसके अंदर, जैसे हम कहें कि ब्लैडर का फंक्शन क्या है, काम क्या है। ये अंदर से पेशाब आता है, ब्लैडर में रुक जाता है, और जब ब्लैडर भर जाता है तो वो आपको संकेत देता है दिमाग में कि पेशाब को बाहर करना है, भर गया। तो आप जाके कन्वीनियंट प्लेस में जाके पेशाब कर लेते हैं। यदि फंक्शन खराब हो गया कि पता ही नहीं चल रहा ब्लैडर भर रहा है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंड हो गया है, तो अंदर पेशाब भर जाता है, तो उसके लिए हमें उसको निकालना है। निकालने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है कैथेटर, जो कि अलग अलग तरह के होते हैं। दूसरी बात है कि पेशाब लगातार बाहर निकले जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो उसके लिए हम दवा देके पेशाब को रोक सकते हैं ताकि ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाए। या उसको बाहर निकल रहा है तो किसके कपड़े ना खराब हों, उसको कलेक्ट कर लें। जैसे कंडोम ड्रेनेज है, या कैथेटर के साथ में ड्रेनेज है, या दवाई के साथ में रोक दें कि हम, या किसी डिवाइस के साथ में रोक दें ताकि उसका कपड़ा गीला ना हो। पेशाब यदि निकलना हम नहीं रोक पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो बाहर आके कलेक्ट हो जाए, जैसे कि थैली लगाई जाती है बाहर कैथेटर के साथ में। तो इस तरह का, ये तो सिंपल तरीके हैं, बाकी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होता है। बॉवल का भी जैसे है कि उसकी टॉयलेट नहीं आ रही है तो उसको किस तरह से निकालें, दवाई से या तरीके से, या यदि बाहर निकल रही है तो उसको कैसे रेगुलेट करें कि इस तरह के एक्सीडेंट्स ना हो। तो ये मोटे मोटे तौर पर इस तरह से हम इलाज करते हैं। जी। आपने बहुत ही सही तरीके से हमारे दर्शकों ने अलग अलग जानकारियां बताई सर। इसमें सर इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, यानी कि हर कुछ समय के बाद 4 या 5 घंटे के बाद पाइप डालते हुए आपको पेशाब निकालना है। तो ये काफी सारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट तो स्टेबल हो चुके हैं, यह तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो सर इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं, ये क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन यानी CIC एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे करते हैं इसे। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि पेशाब ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो गया तो हमें उसे बाहर निकालना है। और यदि हम एक लगातार कैथेटर डाल के, जैसे कि फोलिस कैथेटर होता है या ऊपर सुप्राप्यूबिक कैथेटर होता है पेट के जरिए ब्लैडर के अंदर, वो कंटिन्यूअसली ब्लैडर को बाहर पेशाब निकालता रहता है और ब्लैडर छोटा एकदम सिकुड़ जाता है। दूसरी बात, अंदर कैथेटर लगा रहे तो उसके साथ में स्टोन और कैथेटर और तकलीफें होने की खतरे भी रहता है। इन्फेक्शन तो 100% लोगों में विद इन 2 डेज, 2 दिनों में हो जाता है। यदि हम इंटरमिटेंट कैथेटर करें, जैसे क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, एक तो होता है ना कैथेटर जब हम अस्पताल के अंदर रख के पूरा एसेप्टिक कंडीशन में उसको पेंट करके एसेप्सिस के साथ में बिल्कुल ग्लव्स डाल के उस डालते हैं नया कैथेटर, वो एक तरीका है कि हम बीच बीच में, जैसे कि पेशाब थोड़ा इकट्ठा हुआ, 3-4 घंटे के बाद कैथेटर डाला, बाहर निकाल लिया, ऐसा कर लिया। मगर वो करना थोड़ा सा कठिन होता है मरीज को घर में करने के लिए। तो इसके ऊपर स्टडीज हुई कि क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, जो कि दिन में 4-5-6 दफा कोशिश करते हैं 3 से 4 घंटे में एक बार करना पड़े, कि पेशाब अंदर इकट्ठा हो रहा है और उसको एक बार हमने साबुन पानी से धो के सुखा के कैथेटर रखा हुआ है, साबुन पानी से हाथ धो के, और कैथेटर को सफाई के साथ में अंदर डालें, पेशाब बाहर निकाल के कैथेटर बाहर निकाल के फिर धो के सुखाने के लिए रख दें। तो मरीज को टेक्निक सिखा दें पतले से पतला कैथेटर, ताकि अंदर पड़ा भी ना रहे और जब जरूरत हो पेशाब निकाल दिया, और कम देर के लिए जाता है, इन्फेक्शन का चांस भी कम हो जाता है। तो ये करना मरीज के लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है। जब रिहैबिलिटेशन में आदमी आता है तो उसको, और या उसके जो अटेंडेंट होता है, उनको बता देते हैं कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे सुखाना है, कैसे डालना है। तो ये सब चीज़ें करनी आसान है। तो डालने के लिए थोड़ा सा लुब्रिकेंट चाहिए होता है, बाकी कोई ज्यादा इंस्ट्रूमेंट चाहिए नहीं, और एक कैथेटर काफी दिन चल भी जाता है। बहुत बहुत सही कहा सर आपने। जैसा कि हमारे पेशेंट में मैं देखता हूँ 3 साल 4 साल से ठीक से CIC कर रहे हैं, इन्फेक्शन के चांसेस काफी कम हो गए हैं उनमें। जी। और जैसा कि जो थैला लेके जाना है या कंटिन्यूस इन्वेलिंग कैथेटर जो होता है, उसके साथ साथ जो सोशल इश्यूज है, आप कोई शादी ब्याह में थैला या यूरिन बैग लेके नहीं जा पाएंगे, ये बहुत सारी चीजों से हम बचा जा सकता है अगर आप सही ढंग से CIC करते हैं। थैंक यू सर, बहुत ही आपने सुंदर तरीके से साधारण शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया। अ, जैसा कि आपने सर बाउल का जिक्र किया, यानी लैट्रिन। तो सर ये लैट्रिन का जो इशू है स्पेशली स्पाइन कॉर्ड में,
इसको हम कौन सी किस पुनर्वास टेक्निक से हम, जैसा हमने सीआई से किया, तो क्या इसका भी कोई अलग से स्पेसिफिक प्रोग्राम या तरीका है जिससे हम बाउल इनकॉन्टिनेंस यानी लैट्रिन की जो दिक्कत है उसको भी हम थोड़ा दूर कर पाए? वॉवल के लिए जो मेन हम कहते हैं दो तरीके हैं, दो बातें हैं मरीज को जो होती हैं। जैसे हमने ब्लैडर में बताया कि या तो रुक जाता है या बार बार लगातार निकलता रहता है। बॉवल का क्या है, ब्लैडर के जैसे नहीं कि हर समय एक एक बूंद अंदर से निकल रही है, ये मालूम नहीं पड़ता कि कब निकल जाए, या इतना ज्यादा ज्यादा सख्त होकर अंदर जमा हो जाता है कि निकले ही नहीं कई कई दिन के लिए। सबसे ज्यादा कॉमन होती है कि ब्लैडर बॉवल की मूवमेंट होती ही नहीं, वो अंदर ही जमा रहता है, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, सुद्दे बन जाते हैं हिंदी में बोले, हार्ड होके स्टूल अंदर रह जाता है। उसको हम दवाई भी देने की कोशिश करें तो दवा के साथ में पानी ऊपर से उसके ऊपर से निकल के बाहर आ जाता है। तो हमारा मकसद है, पहली बात तो सुद्दे ना बनने दें, उसको आदमी को फाइबर अच्छा खिलाएं ताकि वो पानी एब्जॉर्ब करके आराम से निकल जाए। दूसरी बात ये है कि खाना पीना कर करके पानी का भी सेवन सही ढंग से करके उसको हम रेगुलेट कर दें, कि हम जैसे सुबह उठ के अपनी सफाई करते हैं पेट की, तो उससे हम ये कोशिश करें कि मरीज का बॉवल भी उसी समय ही हम कर सकें। उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। यदि तो अंदर बॉवल अपने आप आता नहीं, क्योंकि फीलिंग है नहीं, हम इच्छा करें तो वहां तक नीचे मैसेज नहीं पहुंचता क्योंकि दिमाग से उसका कनेक्शन खत्म हुआ पड़ा है, तो उसको सही करने के लिए हमें जरूरी है कि मरीज को रेगुलेशन कराएं कि नीचे वाला हिस्सा ऑटोमेटिक हो जाए। कि जैसे हमने खाना खाया, खाना खाते हैं तो एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है कि खाना खाने से इच्छा होती है कि पेट को साफ कर ले, नीचे से ऊपर से प्रेशर पड़ा, नीचे से साफ करे, और थोड़ा सा उसको स्टिमुलेशन दे देते हैं। जैसे कोलन को ऊपर पेट के बाईं तरफ नीचे के हिस्से में थोड़ा सा मसाज कर लें, तो कोलन की जो मूवमेंट है अपने आप आ जाती है। क्योंकि जो मूवमेंट है इंटेस्टाइन्स की, जैसे हमारी स्पाइनल शॉक स्टेज पहले कुछ दिनों में उस समय बिल्कुल बंद हो जाती है इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट। जब इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट वापस आ जाए, हम बॉवल साउंड से चेक कर सकते हैं, तो मरीज को स्टिमुलेट करके रिफ्लेक्सली कोलन को खाली भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिनका बार बार जाए, उनकी डाइट को रेगुलेट कर दें, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर दें, तो बार बार जाना खत्म हो जाता है। और बीच में यदि किसी का जिन दिनों में ट्रेनिंग हो रही है उन दिनों में डायपर लगा लें ताकि एक्सीडेंट्स ना हो और बदबू ना आए। तो रेगुलेशन हो जाती है खाने के कंट्रोल के साथ में और टेक्निक के साथ में कि रिफ्लेक्सली हम ब्लैडर को वो खाली कैसे करें। जिनके सुद्दे बन जाते हैं उनको उंगली से डाल के किसी को सिखा भी देते हैं कि शुरू में हम निकाल सकते हैं, चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टर कर दें या मरीज का रिश्तेदार को भी दिखा देते हैं कि जिनके सुद्दे बनने की ज्यादा बात है, उसके साथ में नहीं हो रहा है, तो उंगली से डाल के सुद्दे बाहर निकाल के क्लियर कर दें, उसके बाद डाइट रेगुलेट करें तो सही हो जाता है, रेगुलेशन अच्छा हो जाता है। सही कहा सर आपने। इसी उपलक्ष्य में एक और सवाल सर, क्या इस तरह के मरीजों को डेली लैट्रिन होना नॉर्मल है, या एक दिन छोड़ के भी ये एक्सेप्ट? क्योंकि कई बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम रोज हम नहीं टॉयलेट जा पाते हैं, हमारा लैट्रिन रोज नहीं होता है, कई कई बार 2 दिन बाद भी होता है, तो क्या हम्म। यह नॉर्मल है इन व्यक्तियों के लिए? देखिए, हिंदुस्तान में क्योंकि हमारा खाना इस तरह का है, हमें अक्सर रोजाना जाना पड़ता है। मगर एक ब्लैडर एंड बाउल के लिए सबसे जरूरी बात होती है कि मरीज की आदत क्या थी। जैसे मैं इंग्लैंड में काम करता था तो वहां पर जो मेरे साथ में अंग्रेज लोग रहते थे, हफ्ते में एक बार जाते थे टॉयलेट, या कभी कभी 2 बार मैक्सिमम जाते थे। तो हमें बड़ी हैरानी होती थी कि हम तो रोज जाए बगैर रह नहीं सकते। कई लोग ऐसे भी हैं जिनमें 2 दफा 3 दफा भी जाते हैं, तो ये आदत के ऊपर है। दूसरी बात है, यदि एक दिन 2 दिन 4 दिन ना भी आए, टॉयलेट ना भी आए, तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। मगर सिर्फ खतरा ये होता है ज्यादा दिन अंदर पड़ा रहे तो उसके अंदर से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो स्टक हो जाता है अंदर, सुद्दे बन के हार्ड हो जाता है, तो निकालना मुश्किल होता है। तो यदि 2 दिन या तीसरे दिन भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हफ्ता हफ्ता ना करें, बट 2-3 दिन ना आए, 4 दिन ना भी आए, तो कोई डरने की बात नहीं होती है। स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीजर करके बिना पैनिक के हमें उसको ठीक कर सकते हैं। जी सर, जी सर। तो थोड़ा सा क्विकली समराइज करना चाहूंगा कि जिनको भी बॉल की दिक्कत होती है, शुरुआत में थोड़ा जैसा सर ने कहा गर्म पानी पिए या कुछ खाएं ताकि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स आसानी से हो जाए। जी। खान पान में सर ने जैसे कहा कि अपने हाई फाइबर डाइट लेना है, मैदा जी। या बाकी चीज थोड़ा सा टालना है। तीसरा है, अगर अपने आप खुद
टाइम फिक्स करना है। अगर उस समय पे टॉयलेट नहीं आती है, लैट्रिन नहीं आती है, तो थोड़ा सा डिजिटली स्टिमुलेट करना है, यानी लैट्रिन की जगह पे थोड़ा उंगली से स्क्रैचेस करने हैं, ताकि वो रिफ्लेक्स आप आसानी से पास कर जी पाए। अगर इसके बावजूद भी ना हो ना, कुछ इनेमा वगैरह भी देख सकते हैं, जी लेकिन डॉक्टर की सुपरविजन के अंतर्गत, या फिर उंगली डालते हुए धीरे से आप पेट को खाली भी कर सकते बिल्कुल। हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कई सारे मरीजों में इस जानकारी का अभाव होता है, और मैंने देखा है हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, लैट्रिन ठीक से होता नहीं है तो बहुत सारे लोग खाना खाना छोड़ देते हैं। जी कई बार उनका डाइट कम हो जाता है, तो उसका उनकी पूरी शरीर के हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ने लगता है। सर, इसी उपलक्ष्य में कुछ थोड़ा सा एक और सवाल में, स्पेशली जो हेल्थ केयर गिवर है, जो मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, ये जो लैट्रिन और बाथरूम की समस्या है, तो आप हेल्थ केयर गिवर यानी कि जो मरीज को संभाल रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? उन्होंने किस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है, कौन सी संभावित चीजों के ऊपर उन्होंने स्पेसिफिकली अटेंशन या ध्यान देना मेन बात तो है कि उनकी अपनी पता होना चाहिए कि अंदर प्रॉब्लम क्या है, ताकि वो समझ सकें। कई लोगों को मैंने देखा कि मरीज को बोलते हैं पेशाब कर क्यों नहीं लेते, बार बार क्यों करते हो, पूछ लेते हैं। उनको भी समझना जरूरी है कि अंदर तकलीफ क्या है। दूसरी बात है, जैसे ये मल मूत्र का काम है, थोड़ा सा गंदा होता है कहने के लिए। है? जैसे हम कहें कि छोटा बच्चा है, उसने पॉटी कर दी, उसने सुसु कर दिया, चाहे डायपर में कर दिया, माँ भी आती है तो नाक सिंगोड़ लेती, ऐसे करके बात करती है कि मेरे को क्या करना पड़ रहा है, गंदा काम है। तो आप बड़ा आदमी हो, एक तो थोड़ी सी संकोच भी आता है कि बड़े आदमी के आप प्राइवेट पार्ट्स के पास में जाके गंदा काम कर रहे हैं, तो आदमी को संकोच होता है, थोड़ी सी घिन होती है कि गंदा काम कर रहे हैं। उस चीज को समझना कि मेरे साथ कल को ऐसा हो जाए तो मैं भी तो चाहूंगा मेरा को ध्यान दे ले। तो सबसे पहला बात तो ये है कि उसको, केयर गिवर को जो दे रहा है, सहायता कर रहा है आदमी की, तो उसको समझना और उसके अंदर की भावना को इम्प्रूव करना। दूसरी बात है कि कोई इंजरी ना करें। जैसे प्यार से करें, कैथेटर डालें तो उसमें लुब्रिकेंट लगा लें, उंगली डालें यदि बॉवल के अंदर स्टिमुलेट करने के लिए तो उसमें भी लुब्रिकेंट लगा लें। कोई ऐसी चीज़ ना करें, हाथ साफ हो, जगह साफ हो, प्राइवेसी हो। और फिर इन्फेक्शन को बचाना, ये चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट है कि जो, जैसे कैथेटर डाल रहे हैं, अपने गंदे हाथ या किसी जगह हाथ लगा के या इधर खारिश करके कैथेटर को हाथ लगा दिया तो इन्फेक्शन तो होएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान पूरा यदि हम उनको सिखा दें तो आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं है। हमने देखा कि बिना पढ़े अनपढ़ लोग गांव के वो भी सीख जाते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है करना, सिर्फ मन की भावना होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। जी सर, बहुत ही सही कहा आपने सर। हमारा जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, कई बार जो बड़े होते हैं तो बहुत ही शर्मा जाते हैं, पेशेंट भी खुद शर्मा जाता है, जी हेल्थ केयर गिवर्स भी कई बार संकोच करते हैं। बट मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो सपोर्ट होता है ब्लैडर एंड बॉवल, शुरुआती स्टेज में ही होता है। एक बार मरीज सब कुछ अपने आप कर पाए, ब्लैडर को रेगुलेट करे, जैसा कि सर ने कहा, बॉवल को रेगुलेट करे, तो आपको उतनी तकलीफ शुरुआत में ही आपको थोड़ा सा मन का संकोच दूर करते हुए, जैसा कि सर ने कहा, पूरी सावधानियों को बरतते हुए आपको मरीज की सेवा करनी है। लेकिन ये just जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत के दिनों में ही, तो इसमें हम काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस को दूर कर सकते हैं। इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा। जी जैसे सर। बड़े लोग हैं, शादीशुदा हैं, हस्बैंड या वाइफ उनके प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं कि वो ज्यादातर वो ध्यान देते हैं। खास तौर से हस्बैंड हो तो वाइफ देखती हैं, वाइफ हो तो हस्बैंड देखते हैं या कोई और देखता है। क्योंकि मल मूत्र जहां से जाता है, सेक्स ऑर्गन्स भी वही हैं। और हमें जिंदगी को यदि पूरी तरह से देखना है तो आदमी ने यदि उस जगह को सिर्फ सेक्सुअली देखा है, फिजिकली नहीं देखा है, तो उनकी जो एवर्शन हो जाती है दिमाग के अंदर कि मैं तो इनके गंदी जगह का काम कर रहा हूं, मेरे अंदर इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती सेक्स के लिए। तो वो भी एक बात है, दोनों को डिफरेंशिएट करके कि हमारा वो काम अलग है, ये काम अलग है। यदि हम खुद देखें कि जो सेक्स ऑर्गन्स है वहीं से हमारा मल मूत्र निकलता है, उसके आसपास से ही, तो उस समय तो हम नहीं सोचते, यदि खराब हो गया तो हम सोचते हैं। तो ये सोच को थोड़ा सा बदल के हमारी सेक्स लाइफ भी हस्बैंड वाइफ की अच्छी हो सकती है, जो कि हमने अक्सर देखा है ऐसा होता है केयर गिवर के साथ। जी सर, जी सर, ये बहुत ही मूल्यवान चीज आपने हमारे दर्शकों को बताई सर, क्योंकि गांव देहात में या फिर पेरीफेरी में जहाँ पे से पर बात नहीं होती है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया है सर।
शुक्रिया सर। इसके एक आखिरी हम पड़ाव में कुछ एक या दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर। सर, आपके अनुभव में ऐसी कौन सी रणनीतियां होती है, स्पेशली ब्लैडर एंड बॉल रिहेबिलिटेशन में, जो मरीज को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता या आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास दिलाती बार बार ये कहता हूं कि सबसे पहली बात समझना कि हुआ क्या है। दूसरी बात, जब पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी हो गई, क्षति पहुंची, पैरालिसिस हो गया, तो वो पहले कुछ घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब तक मरीज इधर से उधर भागता है पता नहीं चलता है, पेशाब अंदर जमा हो गया है, ब्लैडर जो है बहुत ज्यादा फूल जाता है, उसकी अप्रोप्रिएट टाइम में, सही टाइम में कैथेटराइजेशन होनी, ताकि परमानेंट डैमेज ना हो जाए। तो शुरू शुरू में यदि किसी को, मैं समझता हूं कि हर एक आदमी ये नहीं सोचेगा कि कल को मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए, मगर ये सबको मैसेज मिल जाए कि इनिशियल डैमेज परमानेंट स्ट्रेच हो गया, ब्लैडर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो ही ना पाए, वो ना हो। है। जी सर। दूसरी बात है, जो है, हमें ये सोचना है भगवान ने जो दिया हमें उसमें रहना आना चाहिए। आज हम, हमारे में क्षमता है, कल को नहीं हो सकती है, वो भी समझना चाहिए। चोट आज किसी को लगी है, मुझे लग सकती है, तो मैं क्या करूंगा। नेक्स्ट बात ये है कि जो हो गया सो हो गया, उसके साथ में हम, डिस्पाइट हैविंग ए डिफिकल्टी, किसी की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी हम अपने आप को उभार के काम करने के काबिल हो जाएं। कितने सारे जरिए हैं कि हम ब्लैडर और बावल को कंट्रोल करके अपने आप को प्रेजेंटेबल और बिना बदबू के बना सकते हैं, कि लगातार हम कुछ घंटे काम लगातार कर लें, फिर ब्लैडर को आके खाली करें। जैसे हम पेशाब जाके बाथरूम में करते हैं, उनको कैथेटराइज जी आके करना पड़े। बस इतनी सी बातें हैं, समझ लेंगे तो काम आराम से, जिंदगी का गुजर बसर अच्छा हो सकता है। जी सर। जी सर। सर, एक और सवाल सर, क्या अभी न्यूरो मॉड्यूलेशन या फिर ऐसी कोई नई टेक्निक आई है जिससे मरीज को हम 100% रिकवरी प्रदान कर सकते हैं, स्पेशली ब्लैडर एंड बॉवेल जो सेंसेशन है, या कोई ऐसे लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी के बारे में हम हमारे बच्चों को कुछ बता पाएंगे सर? जी जी। न्यूरो मॉड्यूलेशन प्राइमरीली जो उसका मतलब है कि जो नर्व्स हैं उसका कंट्रोल खराब हो गया, तो हम इलेक्ट्रिकली या केमिकली उसको मॉडिफाई कर दें। जैसे हम ब्लैडर के लिए दवाई देते हैं, वैसे तो कंट्रोल है कि मैं कहूँ कि मुझे अभी पेशाब करने नहीं जाना है, मेरे को इच्छा हो रही है तो मैं रोक लूँ, सोच लूँ। वो सोच वहां तक नहीं पहुंचती। ब्लैडर में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर बन गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको जी इनिबिट करता है दिमाग, कि रोकता है कि अभी रुक जाओ भैया, जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है जाने का। यदि वो कंट्रोल खत्म हो गया रोकने वाला, तो हमारे पास कुछ दवाइयां हैं जो कि ब्लैडर को रोक सकती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। जब हमें चाहिए कैथेटर डाल के निकाल लेंगे, केमिकल मॉड्यूलेशन हो गया। दूसरा है कि जैसे बार बार ब्लैडर खाली हो रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो कुछ तरीके हैं कि जैसे हम नर्व्स को स्टिमुलेट कर दें, पोस्टीरियर टिबियल नर्व में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कर दें, तो उसके जी साथ में ब्लैडर के बार बार जो बिना मतलब के अपने आप खाली होना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, वो कम हो जाता है और ब्लैडर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, टेंस, बिल्कुल सस्ती सी चीज है, जो कि हमें रिसेंटली ये रिसर्च हुई है कि उसके साथ में करने से, कुछ घंटे करने से, कुछ देर करने से, वो ब्लैडर की कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है और पेशाब का बार बार जी निकलना बंद होता है। इसके अलावा इम्प्लांट्स भी होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डाल देते हैं। उसके यदि ब्लैडर भर गया है तो उसको हम खाली करने की कोशिश करें। तो इम्प्लांट का क्या होता है कि ब्लैडर भर गया, खाली नहीं हो रहा है, रास्ता यदि खुला है, तो उसको स्टिमुलेशन कर दें। स्टिमुलेशन कैसे करते हैं कि इम्प्लांट तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से में लगा देते हैं, उसके साथ में तारें लगा के एक रिसीवर होता है जो पेट के मसल्स के नीचे लगा देते हैं। बाहर से रिमोटली, जैसे हम फोन चार्ज करते हैं बिना तारों के, तो उसी तरह से रिमोटली हम एक स्टिमुलेटर लगाते हैं जो कि ब्लैडर को जाके उनकी नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारा एक बाईपास हो गया दिमाग से कि खाली जी करना है। जी और जी उसी तरह से यदि आगे से जो हमारा स्फिंक्टर होता है जो रोक के रखता है पेशाब को, उसको खोलना होता है। यदि वो खुला है तो उसके ऊपर हम
आर्टिफिशियल स्पिंक्टर भी लगा सकते हैं, तो जब खोलना है उसको खोल जी लीजिए और ऊपर से ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवा के पेशाब बाहर निकाल दीजिए, या दवा देके ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करें। मगर दवाइयाँ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली बहुत अच्छी नहीं होती हैं, रिलैक्स करने वाली तो फिर भी अच्छी हैं, कॉन्ट्रैक्ट जी करने वाली बहुत नुकसानदेह हैं, तो वो नहीं देते हैं। तो इस तरह जी से काफी अच्छा काम हो सकता है न्यूरो मॉड्यूलेशन का। जी सर, जी सर। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं दर्शकों को जरा बताना चाहूंगा कि जितना सुनने में आसान लग रहा है न्यूरो मॉड्यूलेशन और बाकी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। अभी गोल्ड स्टैंडर्ड इंडिया में स्पेसिफिकली अभी एस्टैब्लिश नहीं है। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 5 से 10 सालों में जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, ये न्यूरो मॉड्यूलेशन वाला जो तरीका है वो भी बहुत ही इजाद होगा और सामान्य जनता के लिए कम पैसों में उपलब्ध होगा। जी हालांकि अमेरिका और यूके में ये उपलब्ध है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा है और पैसे भी काफी ज्यादा लगते हैं इसमें। सर, एक आखिरी सवाल इसके साथ हम ये आज का वेबिनार सीरीज समापन करना चाहेंगे। ये जितने भी मरीज जो आपको सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो इनके मरीज और परिजनों के लिए आखिरी संदेश, स्पेशली ब्लैडर और बाउल रिहैबिलिटेशन के बारे में क्या देना चाहेंगे? सबसे पहली बात जो है सो है, जब एक्सेप्ट कर लें कि ये जी तकलीफ है, मुझे इसके साथ कैसे जूझना है, इससे हारना जी। नहीं है, यस। इसके साथ में जो समस्या है उसका समाधान निकाल के डॉक्टर की सलाह लेके आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लैडर के इन्फेक्शन की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले मरीज सबसे ज्यादा बीमार होते थे और उनकी मौतें भी होती थी। इस ब्लैडर की रिहैबिलिटेशन में कि अंदर वो जमा ना रहे पेशाब, उसके साथ में बैक प्रेशर ना बने और इन्फेक्शन नीचे से ऊपर किडनी के ऊपर ना जाए और किडनी फेल ना हो और अंदर इन्फेक्शन ना बना रहे जिससे शरीर ढह जाए, तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है हम अप्रोप्रिएट इलाज करके, कि हम खाली भी कर लें, प्रेशर भी ना बढ़े, इन्फेक्शन भी ना हो और गंदे भी ना रहें, बदबूदार भी ना रहें। यदि ये सब हो सकता है, यदि अप्रोप्रिएट रिहैबिलिटेशन कर लिया जाए, तो आसान है, इतना कठिन नहीं है, समझने की बात है। सिर्फ ये नहीं सोचें कि पहले जैसा क्यों नहीं हुआ, बस वो ना सोचें कि मैं क्या कर सकता हूं आज की डेट में, वो समझना जरूरी है। तो यही मैसेज है मेरा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। जैसा कि सर ने कहा, हार नहीं मानना है, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है, रुकना नहीं। इसी संदेश के साथ। एक जी छोटी सर। सी बात और संदेश में, कि खत्म नहीं हो जाता है काम की एक बार हमने सिखा दिया, उसकी जांच टाइम बाय टाइम 3 से 6 महीने में करानी जरूरी होती है। कोई किसी तरह के सिम्टम्स आ जाए, बुखार हो जाए, पेशाब में जलन हो जाए, क्लाउडीनेस आ जाए, तो वो देखना जरूरी है। 6 महीने में अल्ट्रासाउंड, तीसरे महीने में यूरिन रूटीन और जरूरत पड़ने पर कल्चर सेंसिटिविटी, और खून की जांच की गुर्दे के ऊपर जोर नहीं पड़ रहा है, वो टाइम बाय टाइम करवाना भी बहुत जरूरी है। जी सर, जी सर। ये बहुत ही एंड में आपने इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन के लिए जो चीजें बताई हैं, डेफिनेटली हमारे दर्शक इस जानकारी का जरूर लाभ लेंगे। तो आखिरी में सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अमूल्य समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला और आपने शुद्ध हिंदी में बहुत ही सामान्य तरीके से आम जनता को समझे, आम मरीज को समझे, इस हिंदी भाषा में आपने हमारे जानकारी दी। तो इसके लिए तरफ IITMR की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने शुक्रिया बहुत आपका। ही अच्छे से जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक जी। यू सर। नमस्कार। थैंक यू।